हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं विथ एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। दोस्तों, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान कोशिकाओं का विभाजन जो होता है ये किसी भी तल में हो सकता है, मतलब कोई भी तल में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अमीबा के बारे में, तो अमीबा एक कोश की जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इनमें अलैंगिक जनन की विधि द्विविभाजन मतलब बाइनरी फिजन होती है, और क्योंकि इनकी कोशिका का आकार अनिश्चित होता है इसलिए कोशिका विभाजन के लिए कोई निश्चित तल नहीं होता। कोशिका का विभाजन किसी भी तल में शुरू हो सकता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो अमीबा में अलैंगिक जनन का मुख्य तरीका द्विविभाजन है, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, गलत कथन का चयन हमको करना है। पहला कथन है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, तो ये सत्य कथन है दोस्तों। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, तो ये भी सत्य कथन है दोस्तों। और मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, ये हमारा क्या है, गलत कथन है। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, तो ये भी क्या है, सत्य कथन है। तो जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। दोस्तों, कथन सी गलत है। मादा युग्मक अंड कोशिका वर्तिकाग्र में उपस्थित नहीं रहता। मादा युग्मक पुष्प के अंडाशय के अंदर बीजांड में उपस्थित रहता है। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने वाला शीर्ष भाग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य फैक्ट की बात करें तो नर जनन कोशिकाएं पौधों में परागकणों द्वारा निर्मित होती है, और निषेचन नर और मादा युग्मक का संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, जायकोट बनता है, और ये प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। दोस्तों, मलेरिया परजीवी जो है ये बहुखंडन प्रकार का, किस प्रकार का, बहुखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। दोस्तों, मलेरिया परजीवी एक कोश की जीव है जो बहुखंडन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन करता है। बहुखंडन में एक जनन कोशिका का केंद्रक कई बार विभाजित होता है, और कोशिका द्रव्य भी कई छोटे भागों में बंटकर कई सारी संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो मलेरिया परजीवी के मामले में एक परजीवी कोशिका कई सारे छोटे छोटे परजीवियों में विभाजित हो जाती है, जो फिर आगे बढ़कर नए परजीवी बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक जब प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लिस्मानिया द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, ये भी सही है। खमीर मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। हाइड्रा बहुखंडन नहीं दोस्तों, हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, युग्म डी गलत है। हाइड्रा एक बहुकोश की जीव है जो मुकुलन बडिंग द्वारा अलैंगिक रूप से क्या करता है, प्रजनन करता है। बहुखंडन प्लाज्मोडियम जैसे एक कोश की जीवों में होता है, ये आपको याद रखना है। बात करें लेशमानिया की, तो लेशमानिया द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, और खमीर ये भी क्या करता है, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक रूप से क्या करता है, प्रजनन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। तो पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है, तो पुनर्जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, पुनर्जनन कहलाती है। दोस्तों, पुनर्जनन रीजनरेशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का कोई भाग टूटने या क्षतिग्रस्त होने पर प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जीव अपनी खोई हुई या टूट चुकी संरचना को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। अन्य फैक्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है। किसमें, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। विखंडन एक कोश की जीवों में होता है जैसे कि अमीबा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है।
दोस्तों एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आदि हो जाती है। दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जो लैंगिक कोशिकाओं में होती है। इसमें एक द्विगुणित कोशिका दो चरणों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में विभाजित होकर 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। सूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? दोस्तों पुनर्जनन की क्षमता किस में होती है? तो ये होती है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन की क्षमता होती है। दोस्तों प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया एक चपटाक्रमी है जिसमें पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता होती है। यदि इसे कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया में विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन बटिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों हाइड्रा जो है ये मुकुलन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है, बडिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करें मुकुलन के बारे में तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक नए जीव का विकास एक मौजूदा जीव के शरीर पर एक उभार मतलब मुकुल के रूप में होता है। हाइड्रा इस विधि द्वारा प्रजनन करता है जहां मुकुल विकसित होकर मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला एक और प्रसिद्ध जीव है खमीर, जिसे हम ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता? तो विखंडन द्वारा किस में नहीं होता दोस्तों? तो केचुए में जो है विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। दोस्तों केचुए की बात करें तो केचुआ एक बहुकोशिकीय जीव है और यह लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करता है, मतलब अंडे देने वाला, जबकि लेशमानिया, प्लाज्मोडियम और अमीबा सभी एक कोशिकीय जीव है और विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। लेशमानिया और अमीबा में विखंडन और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुकोश के जीवों में विखंडन द्वारा जनन आमतौर पर नहीं होता बल्कि विशेष जनन अंगों द्वारा लैंगिक जनन होता है। किसमें? बहुकोश के जीवों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग। दोस्तों स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है अंडाशय। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है हमारा वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और अंडाशय में डैश होते हैं तो अंडाशय में बीजांड होते हैं। तो सभी का जो है मिलान सही से मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पुष्प का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। मध्य लंबा भाग वर्तिका कहलाता है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। वर्तिका क्या करता है? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। शीर्ष भाग होता है वर्तिकाग्र, जो पराग कणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जिनमें मादा युग्मक होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में विकसित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें होते हैं? फल में, और बीजांड बीज में विकसित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग डैश होता है, मध्य में लंबा भाग डैश होता है और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। दोस्तों को पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग जो होता है वो होता है हमारा अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है। मध्य में जो लंबा भाग होता है वो होता है वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, पुष्प के मादा जनन अंग स्त्री केसर का उभरा फूला निचला भाग होता है अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका होता है और शीर्ष भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों अन्य फैक्ट की बात करें तो वर्तिकाग्र का चिपचिपा होना परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने में सहायता करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो दोस्तों नए बालों में वृद्धि का पैटर्न जो है ये युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण है जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यौना आरंभ के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे बगल और जननांग क्षेत्र पर नए बालों में वृद्धि का पैटर्न लैंगिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बढ़ते स्तर के कारण होता है। ये हार्मोन लैंगिक परिपक्वता के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ऊंचाई में वृद्धि और भाव दशा में परिवर्तन भी युवावस्था के लक्षण है।
लेकिन बालों में वृद्धि का पैटर्न सीधे लैंगिक हार्मोन की सक्रियता को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है। तो दोस्तों वह विकल्प जो पुरुष और महिला की में यौनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है वो है 11 से 17 वर्ष। कौन सा वर्ष? 11 से 17 वर्ष। ये जो है ये पुरुष और महिला में यौनारंभ की सही आयु सीमा को दर्शाता है। दोस्तों यौनारंभ वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। इसकी आयु सीमा व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर यह लड़कियों में 11 से 14 वर्ष और लड़कों में 12 से 16 वर्ष के बीच शुरू होता है और यह प्रक्रिया 17 वर्ष या उससे अधिक तक चल सकती है। यौना आरंभ की उम्र आनुवंशिकता, पोषण और पर्यावरण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। दोनों ही कथन असत्य है और कथन ए सत्य है, लेकिन कथन बी असत्य है। तो कथन ए जो है दोस्तों ये हमारा सत्य है, लेकिन कथन बी क्या है? ये असत्य है। तो ऑप्शन क्या है? कथन ए, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, ये सत्य कथन है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, तो ये गलत कथन है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन वाला। दोस्तों बात करें कथन ए के बारे में, तो टेस्टोस्टेरोन, कथन ए सत्य है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख पुरुष हार्मोन है जो लड़कों में यौनावस्था के पुरुष विशेषक लक्षणों जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना को नियंत्रित करता है। कथन बी, प्रोजेस्टेरोन असत्य है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, ना कि पुरुष में ये पाया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन एक मुख्य रूप से महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। अन्य फैक्ट की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन को नर सेक्स हार्मोन कहा जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन को मादा सेक्स हार्मोन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? दोस्तों कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन सी प्रजनन विधि उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है वनस्पतिक प्रवर्धन। कौन सी विधि? वनस्पतिक प्रवर्धन प्रजनन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। दोस्तों वनस्पतिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें पौधों के वनस्पतिक भाग जैसे तना, जड़, पत्ती का उपयोग करके एक नया पौधा उगाया जाता है। लेयरिंग दाब लगाना और ग्राफ्टिंग रोपण की इसकी दो प्रमुख कृत्रिम विधियां हैं। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो है ये इसकी दो प्रमुख कृत्रिम विधियां हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो वनस्पतिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ग्राफ्टिंग विधि में एक पौधे का एक भाग, कलिका या शाखा दूसरे पौधे के तने में जोड़ दिया जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? एक पौधे का एक भाग, कलिका या शाखा को दूसरे पौधे के तने में जोड़ दिया जाता है, यही क्या है? ग्राफ्टिंग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण किसमें होता है? तो ये होता है एक कोशिकीय जीव में। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है। दोस्तों एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन विखंडन ही प्रजनन की विधि है। जनन कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। सरीसृप, पादप और स्तनधारी बहुकोश के जीव है जिनमें जनन के लिए विशेष अंग होते हैं और वे सामान्यतः लैंगिक जनन करते हैं, ना कि अलैंगिक जनन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। परागन फूलों में कीटों का आना है। परागन परागकणों का अंकुरन है। परागन बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है। तो सही कथन कौन सा है दोस्तों? परागन परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परागन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प के नर भाग पुंकेसर से परागकणों को मादा भाग वर्तिकाग्र तक क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। यह निषेचन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। परागकणों के स्थानांतरण के बाद पराग नलिका की वृद्धि होती है जो निषेचन से ठीक पहले की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह कहलाता है क्या? स्वपरागन। और दूसरी ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं परपरागन। तो कौन सा हो जाएगा? स्वपरागन और परपरागन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे हम स्वपरागन कहते हैं।
जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम बोलते हैं पर परागन। ठीक है दोस्तों, अन्य फैक्ट की बात करें तो स्वपरागन में आनुवांशिक विविधता कम होती है, जबकि पर परागन में अधिक विविधता लाता है। पर परागन क्या क्या करता है? अधिक विविधता लाता है। स्वपरागन में आनुवांशिक विविधता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। परागन की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। यही क्या है हमारा दोस्तों? सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न क्वेश्चन 13 के समान है। परागन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। कीटों का आना परागन का माध्यम हो सकता है, लेकिन यह स्वयं परागन की प्रक्रिया नहीं है। विकल्प सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों, तापमान जो है ये पर्यावरणीय कारक है जो कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, कुछ सरीसृप जैसे कछुए हो गया, मगरमच्छ हो गया, कुछ छिपकलियां में अंडे के उष्मायन के दौरान पर्यावरण का तापमान ही भ्रूण का लिंग निर्धारित करता है। इसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण कहा जाता है, मतलब टीएसडी कहा जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो कछुओं में ज्यादा तापमान पर मादा और कम तापमान पर नर पैदा होते हैं। कछुओं में अगर यदि ज्यादा तापमान है तो कौन पैदा होंगे? मादा पैदा होंगे, और कम तापमान है तो क्या होंगे? नर पैदा होंगे। ठीक है, मगरमच्छों में ज्यादा तापमान पर नर और कम तापमान पर मादा पैदा होते हैं। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? तो दोस्तों, ये है हमारे मत्स्य और एड्स। मत्स्य और एड्स जो है दोस्तों, ये वायरस के कारण होने वाले रोग है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य मानव पेपिलोमा वायरस एचपीवी के कारण होते हैं। एड्स जो है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। सुजाक जो है, सुजाक और सिफिलिस ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो मत्स्य और एड्स दोनों ही यौन संचारित रोग है जो वायरस के कारण होते हैं। एड्स में एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना देता है। एड्स में क्या होता है? एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, लिस्मेनिया डैश द्वारा प्रजनन करता है। तो दोस्तों, लिस्मेनिया जो है एक निश्चित तल में द्विविभाजन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिस्मेनिया जो कि कालाजार का रोगाणु है। कौन? लिस्मेनिया। कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है इसके ऊपर। इस संरचनात्मक विशेषता के कारण लिस्मेनिया में द्विविभाजन एक निर्धारित या निश्चित तल से होता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो अमीबा जैसे जीव जिनमें निश्चित संरचना नहीं होती, उनमें द्विविभाजन किसी भी तल से हो सकता है। लिस्मेनिया एक कोष की जीव है और द्विविभाजन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण जो है ये कहलाते हैं हमारे एलील। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। दोस्तों, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो एलील जो है किसी विशेष जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं जो एक सजातीय गुणसूत्र जोड़े पर एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। प्रत्येक जनन से एक एलील विरासत में मिलता है जो मिलकर एक विशेषक ट्रेट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दोस्तों, मनुष्य में हर विशेषक के लिए दो एलील होते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब मनुष्य में हर ट्रेट के लिए कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं। एलील समान समयुग्मजी या भिन्न विषम युग्मजी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों मानव नर जनन कोशिका में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मानव जनन कोशिकाएं यानी शुक्राणु और अंडाणु अगुणित होती है। शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र एक्स या फिर वाई होता है। शरीर की सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 युग्म होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा जनन कोशिकाएं मिलकर युग्मनज बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? दोस्तों, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में जो अद्वितीय विशेषता होती है वो क्या है? ये पुरुषों में सदैव आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। ये सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। यही क्या है? अद्वितीय विशेषता होती है मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं जो आदर्श युग्म बनाते हैं,
लेकिन पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है और अनुवांशिक रूप से भिन्न होता है, इसलिए वे आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। दोस्तों मानव में लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं, जो हमेशा आदर्श युग्म में होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पौधों में मादा जरण कोशिका है? तो दोस्तों पौधों में मादा जरण कोशिका जो होती है वो होती है अंड कोशिका। अंड कोशिका जो है ये एक मादा जरण कोशिका है। ठीक है, पौधों में अंड कोशिका वह विशिष्ट कोशिका है जो मादा जरण कोशिका के रूप में कार्य करती है। यह बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में स्थित होती है और निषेचन के लिए नर युग्मक परागकण से संलयित होती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो निषेचन के बाद अंड कोशिका युग्मनज बनाती है जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रायोफिलम पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है? तो दोस्तों ब्रायोफिलम पादप का वह भाग जो कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है उसे हम बोलते हैं पत्तियां। पत्तियां जो है दोस्तों ये वह भाग है जो कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है। दोस्तों ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा पादप पत्तियों के किनारों पर स्थित कलिकाओं से नए पादप विकसित करता है। यह कायिक प्रवर्धन का एक उदाहरण है। आलू में कायिक प्रवर्धन तना आंख के द्वारा होता है, जबकि ब्रायोफाइलम में पत्तियां होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में बीजाणु बनना प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणुओं का उत्पादन होता है। बीजाणु बनने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों बीजाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, बीजाणु फर्न और मांस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं और वे नए पौधों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। बीजाणु फर्न और मांस जैसे गैर फूल वाले पौधों द्वारा निर्मित होते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर सीधे नए पौधों में क्या हो जाते हैं, विकसित होते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो बीजाणु आमतौर पर एक कठोर आवरण से ढके होते हैं जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में क्या करता है, मदद करता है। बीजाणु पुष्पों द्वारा निर्मित नहीं होते। दोस्तों बीजाणु किसके द्वारा निर्मित नहीं होते, पुष्पों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुकोश की जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? दोस्तों बहुकोश की जीव परिपक्व होने पर वह प्रक्रिया जिसमें छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? खंडन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन उसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, खंडन की बात करें तो खंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिससे एक बहुकोश की जीव परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण नया जीव बन जाता है। स्पाइरोगारा शैवाल इसका एक सामान्य उदाहरण है। तो स्पाइरोगारा किसकी मदद से प्रजनन करता है? खंडन विधि के द्वारा माध्यम से प्रजनन करता है। ये आपको याद रखना है। अन्य फैक्ट की बात करें तो विखंडन एक कोश की जीवों जैसे अमीबा में होता है। पुनर्जनन कटे हुए भाग से नए जीव को फिर से विकसित करने की क्षमता है। यह हमेशा प्रजनन नहीं होता। ठीक है, यह हमेशा प्रजनन नहीं होता, पुनर्जनन। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में जो सत्य कथन है वो है एक स्थल पर कोशिका का विभाजन। क्या है? एक स्थल पर कोशिका का विभाजन। तो दोस्तों हाइड्रा में जो क्या होता है, कलिका विकास में हाइड्रा के शरीर पर एक विशिष्ट स्थल पर कोशिकाओं का बार बार विभाजन होता है जिससे एक छोटा उभार विकसित होता है। यह मुकुल धीरे धीरे नए हाइड्रा में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। कलिका विकास मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? दोस्तों पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है बीज। क्या होता है? बीज होता है। दोस्तों पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया निषेचन के साथ पूरी होती है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है जिसका उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन हम इसे बोलते हैं। दोस्तों निषेचन की बात करें तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। मतलब नर युग्मक मतलब परागकण से मादा युग्मक अंड कोशिका आपस में क्या होकर संलयित होकर क्या बनते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, परागन निषेचन से पहले की प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है।
परागन क्या है दोस्तों? निषेचन से पहले की प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है बीजाणु। क्या कहलाती है? बीजाणु कहलाती है। राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं, ठीक है, जो अंकुरित होकर क्या बनाती है? नए जीव बनाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। दोस्तों राइजोपस रोटी फफूंदी जैसे कवक बीजाणु नामक विशेष अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं द्वारा प्रजनन करते हैं। ये बीजाणु बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होते हैं और मुक्त होने पर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नए कवक तंतु में विकसित हो जाते हैं। पराग और परागकोश फूल वाले पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? दोस्तों राइजोपस में धागे जैसी संरचना जो होती है इसे हम बोलते हैं कवक तंतु। क्या बोलते हैं इसे? हम कवक तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइजोपस में धागे जैसी बहुकोश की संरचनाएं होती है जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। कवक तंतुओं का जाल कवक जाल बनाता है जो कवक का शरीर होता है। कवक तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधारी नामक गोल संरचनाएं होती है जिनमें क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो ये है हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है दोस्तों ये पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। खमीर तो मुकुलन के द्वारा करता है, राइजोपस बीजाणु के द्वारा करता है, ब्रायोफाइलम कायिक प्रवर्धन के द्वारा करता है। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा या वनस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा। दोस्तों प्लेनेरिया जो है एक चपटाक्रमी है जिसमें पुनर्जनन की असाधारण क्षमता होती है। यदि इसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण नया प्लेनेरिया बन सकता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो खमीर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, राइजोपस बीजाणुजनन द्वारा प्रजनन करता है और ब्रायोफाइलम जो है ये कायिक प्रवर्धन, हम ये अपने आपको बताया, पत्तियों के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है ब्रायोफाइलम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुलाब के फूल का पराग परागन के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा क्योंकि क्यों अस्वीकृत हो जाएगा? क्योंकि पराग जो था वो सूर्यमुखी का नहीं था, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पौधों में निषेचन तभी संभव होता है जब वर्तिकाग्र पर आने वाला परागन उसी प्रजाति का हो। वर्तिकाग्र में एक ऐसा तंत्र होता है जो असमान प्रजाति के पराग को पहचानता है और उसे अस्वीकृत कर देता है। इसलिए गुलाब का पराग सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा। यह अस्वीकृति सुनिश्चित करती है कि अंतर प्रजाति संकरण को रोका जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। क्या करना? निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना जो है ये परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरण का उपयोग है। ठीक है दोस्तों, कॉपर टी एक अंतः गर्भाशय युक्ति है। यह मुख्य रूप से दो तरह से कार्य करती है: शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करना और निषेचित अंडे को गर्भाशय की भित्ति में प्रत्यारोपित होने से रोकना। कॉपर टी शुक्राणु के लिए भौतिक अवरोध नहीं है, यह कार्य कॉन्डोम जैसी अवरोधक विधियों का होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? तो दोस्तों मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद कौन करता है? तो यह है अपरा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपरा प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच विकसित होने वाला एक अस्थायी अंग है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है और साथ ही भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का कार्य भी करता है जो मां के रक्त में चले जाते हैं। अपरा ही वह संरचना है जो भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है? तो दोस्तों अमीबा में विखंडन के दौरान किसी भी तल में क्या हो सकता है? विभाजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए विखंडन के दौरान केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। लिस्मेनिया जैसे जीवों में निश्चित आकार होता है, इसलिए उनमें विभाजन एक निश्चित तल से होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? तो ये जो है पराग कणों का अवतरण स्थल होता है। क्या होता है? पराग कणों का अवतरण स्थल होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्तिकाग्र जो है पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है जो परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने के लिए एक चिपचिपे अवतरण स्थल के रूप में कार्य करता है। पराग कणों का उत्पादन परागकोश में होता है। अंड कोशिका के साथ संलयन निषेचन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधा ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से फैलता है? तो ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से जो पौधा फैलता है वो है हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है दोस्तों ये ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। स्ट्रॉबेरी ऊपरी भूस्तरीय नामक क्षैतिज रूप से फैलने वाले तने की शाखाओं के माध्यम से प्रजनन करता है। यह कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। आलू जो है कंद और गुलाब जो है तने की कटिंग द्वारा फैलता है। आलू किसके द्वारा फैलता है? कंद के द्वारा, और गुलाब तने की कटिंग के द्वारा फैलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो दोस्तों नर युग्मक जो है इसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश जीवों में नर युग्मक जैसे शुक्राणु या पराग नली में नर युग्मक वह जनन कोशिका होती है जो गतिशील होती है और निषेचन के लिए मादा युग्मक तक पहुंचती है। मादा युग्मक आमतौर पर अगतिशील होती है, ये आपको याद रखना है। और मादा युग्मक भोजन का भंडारण करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो परागकण जो है दोस्तों स्त्री केसर के किसमें? वर्तिकाग्र में। किसमें? वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किए जाते हैं। दोस्तों परागन की प्रक्रिया में परागकण को पुष्प के मादा अंग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र नामक चिपचिपे शीर्ष भाग पर स्थानांतरित किया जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवंशिक रचना निम्न में से किस प्रकार की होगी? दोस्तों यदि पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले एक्स शुक्राणु बच्चे को प्राप्त होता है तो उसकी आनुवंशिक रचना क्या होगी? 44 प्लस एक्स एक्स। क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स होगी। ठीक है दोस्तों, पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे का लिंग मादा होगा क्योंकि मादा युग्मक से हमेशा एक एक्स गुणसूत्र आता है। सामान्य ऑटोसोम 44 होते हैं। लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स, एक मां से एक पिता से। कुल गुणसूत्र 44 प्लस एक्स एक्स। यदि पिता से वाई युक्त शुक्राणु प्राप्त होता तो बच्चे की आनुवंशिक रचना 44 प्लस एक्स वाई होगी जो एक नर को क्या करती है? इंगित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण वेष्टि में विकसित हो जाता है, ये सत्य कथन है दोस्तों। इसके लिए जीव का बहुकोष्ठी होना आवश्यक है, तो ये भी सत्य कथन है। यह लैंगिक जनन का एक रूप है क्या? नहीं, यह एक अलैंगिक जनन का रूप है। इसमें जीवों को भागों में तोड़ना शामिल है, तो ये भी सत्य कथन है। तो जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, कथन सी सत्य नहीं है। खंडी भवन अलैंगिक जनन का एक रूप है क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है और अनुवांशिक सामग्री का कोई मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, खंडी भवन स्पाइरोगारा जैसे सरल बहुकोष की जीवों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खमीर में जनन की किस अलैंगिक विधि के द्वारा जनन होता है? दोस्तों खमीर में किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा, बटिंग के द्वारा जो है क्या होता है? जनन होता है खमीर में। ठीक है दोस्तों, खमीर जो है एक कोष की कवक है जो मुख्य रूप से मुकुलन नामक अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। इसमें जनन कोशिका पर एक छोटा मुकुल उभार विकसित होता है जो बाद में अलग होकर एक नया जीव बनाता है। खमीर में विखंडन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो यह है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन वह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जो जनन कोशिकाओं के निर्माण के दौरान होता है और यह सुनिश्चित करता है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और इसलिए डीएनए की मात्रा आधी हो जाए, मतलब 2n से क्या हो जाए? n हो जाए। समसूत्री विभाजन गैर प्रजनन कोशिकाओं में होता है और डीएनए की मात्रा को समान रखता है। कौन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन की निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोष की जीवों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों एक कोष की जीवों के द्वारा द्विखंडन बाइनरी फिशन का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? एक कोष की जीवों के द्वारा। दोस्तों द्विखंडन बाइनरी फिशन एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें जनक कोशिका तो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह विधि विशेष रूप से एक कोष की जीवों जैसे अमीबा, बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाती है। खंडन फ्रेगमेंटेशन बहुकोष की जीवों में होता है और बीजाणु जनन कवक और शैवाल में होता है। किसमें होता है बीजाणु जनन? ये होता है कवक और शैवाल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोष की जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते? तो दोस्तों कौन सा प्राथमिक कारण है जो समस्त बहुकोष की जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते? तो ये है उनमें उत्कों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। इस वजह से जो है बहुकोष की जीव खंडन द्वारा क्या नहीं करते? प्रजनन नहीं करते हैं। दोस्तों
अधिकांश बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते, क्योंकि उनमें श्रम का विभाजन होता है। उनकी कोशिकाएं विशेष कार्यों के लिए विभेदित होती है और उत्तकों तथा अंगों में संगठित होती है। शरीर के टूटे हुए प्रत्येक भाग में सभी प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता नहीं होती है इसमें। ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें तो सरल बहुकोशिकीय जीवों जैसे स्पाइरोगारा में विशिष्टीकरण कम होता है, इसलिए वे खंडन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वपरागन निम्न में से किसमें संभव होता है? दोस्तों स्वपरागन किसमें संबंधित होता है? तो दोस्तों उभयलिंगी फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों क्या हो, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। किसमें? उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों स्वपरागन के लिए आवश्यक है कि परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर स्वीकार किया जाए। यह तभी संभव होता है जब पुष्प क्या हो, उभयलिंगी हो, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद हो और दोनों जनन अंग पराग और वर्तिकाग एक ही समय पर क्या हो, परिपक्व हो। इसे हम समकाल पक्वता होमोजेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम होमोजेमी कहते हैं। दोस्तों यदि उभयलिंगी फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो यह पर परागन को बढ़ावा देता है। एक लिंगी फूल केवल नर या मादा अंग हो में स्वपरागन संभव नहीं होता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती है? दोस्तों सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां जोखिम भरी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शल्य चिकित्सा जैसे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया की तरह यदि सही तरीके से न की जाए तो संक्रमण और अत्यधिक रक्तस्राव, चीरे में दर्द या फिर अन्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। शल्य विधियां अंडोस्तर को नहीं रोकती, न ही वे हार्मोन संबंधी बड़े दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। ये विधियां दीर्घकालिक गर्भ निरोधन के लिए सबसे प्रभावी होती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? दोस्तों पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? तो ये अंडाणु कोशिका का उत्पादन करता है। क्या करता है? ये अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना जो है पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की भूमिका होती है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड के अंदर अंडाणु कोशिका होती है जो मादा युग्मक है। निषेचन में यह अंडाणु कोशिका का उत्पादन बीजांड में होता है जो अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है। नर युग्मक से संलयित होती है। निषेचन में यह अंडाणु कोशिका क्या होती है, नर युग्मक से क्या होती है, संलयित होती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड बीज में विकसित होता है। परागकण का उत्पादन पुंकेसर द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? दोस्तों वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? तो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। दोस्तों ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते समय उन इकाइयों को कारक कहा था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को नियंत्रित और संचारित करती है। आधुनिक जीव विज्ञान में इन कारकों को जीन कहा जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो जीन डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। डीएनए गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होता है। ये दोनों ही आपको चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण है? दोस्तों पुनर्जनन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कटिंग से नए पादप का विकास। ये जो है पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों पुनर्जनन रीजनरेशन का तात्पर्य है कि एक क्षतिग्रस्त या कटे हुए भाग से एक पूर्ण जीव या अंग का विकास होना। पादपों में तने या पत्ती की कटिंग से नया पौधा विकसित करना जो कायिक प्रवर्धन भी है, एक प्रकार का पुनर्जनन है क्योंकि यह पौधे की किसी कोशिका या ऊतक में निहित पुनर्उत्पादक क्षमता का उपयोग करता है। दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन विधि है और बैक्टीरिया में द्विविभाजन विखंडन है जो एक कोष की प्रजनन है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्न में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जाता है? तो दोस्तों शुक्रवाहक वास डिफरेंस को क्या करके अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जाता है पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में। ठीक है। दोस्तों पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रिया को शुक्रवाहिनी उच्छेदन वेस्कोटोमी हम कहते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्रवाहक नली को काटकर या बांधकर अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे शुक्राणु स्थानांतरण रुक जाता है। डिंबवाहिनी नली महिलाओं में नसबंदी के दौरान अवरुद्ध की जाती है। जो डिंबवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब जो है दोस्तों, ये महिलाओं में नसबंदी के दौरान क्या की जाती है? अवरुद्ध की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो दोस्तों निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो ये होता है हमारा अंडाशय। निषेचन के बाद
अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड बीज में विकसित होता है। अभी हमने आपको बता चुका है स्टार्टिंग में। निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय परिपक्व होकर फल में विकसित होता है। यह फल अंडाशय के भीतर स्थित बीजांडों को सुरक्षा प्रदान करता है और बीजांड जो है ये बीज में विकसित होता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अलैंगिक जनन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, अलैंगिक जनन के बारे में जो कथन सत्य है वो है क्या? इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक संलग्न होता है और इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनक के सटीक प्रतिरूप होते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक संलग्न होते हैं और निषेचन की आवश्यकता होती है, जिससे अनुवांशिक विविधता आती है, ठीक है। किसमें? लैंगिक जनन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोष के जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? दोस्तों, एक कोष के जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन क्या होता है? संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक कोष के जीव द्विखंडन जैसे सरल अलैंगिक जनन तरीकों का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है और इसके लिए साथी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे वे अनुकूल परिस्थितियों में अपनी आबादी को तेजी से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अलैंगिक जनन से अनुवांशिक परिवर्तितता नहीं होती, बल्कि लैंगिक जनन से क्या होती है? अनुवांशिक परिवर्तितता होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा द्वारा पुनर्उत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रा द्वारा पुनर्उत्पादक कोशिकाओं का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो हाइड्रा जो है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्उत्पादक कोशिकाओं का क्या करता है? उपयोग करता है। हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्उत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हाइड्रा अपने शरीर के एक विशिष्ट स्थल पर पुनर्उत्पादक कोशिकाओं का बार बार विभाजन करके एक मुकुल बनाता है। यह मुकुल विकसित होकर एक नया जीव बनता है। यही प्रक्रिया मुकुलन बडिंग कहलाती है, जो हाइड्रा की अलैंगिक प्रजनन की मुख्य विधि है। हाइड्रा में पुनर्जनन की भी उच्च क्षमता होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? दोस्तों, निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के अंदर जो है भ्रूण भ्रूण की संरचना को बनाता है। किसको बनाता है? भ्रूण संरचना को बनाता है। दोस्तों, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। यह युग्मनज बीजांड के भीतर रहता है और अनेक बार विभाजित होकर भ्रूण नामक बहुकोश की संरचना बनाता है। बाद में यह भ्रूण बीजांड के साथ मिलकर बीज बनाता है, ठीक है। बीजांड बीज में विकसित होता है और अंडाशय फल में विकसित होता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? दोस्तों, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक जो है ये अंडा का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर जो है गर्भावस्था को रोकते हैं। क्या करते हैं? अंडा का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर जो है हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकते हैं। दोस्तों, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक जैसे गर्भ निरोधक गोलियां जो है मुख्य रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेटिक रूपों का उपयोग करते हैं, जो शरीर के प्राकृतिक हार्मोन संतुलन को बदलकर अंडाशय से अंडे के मोचन को रोकते हैं। ये हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा के बलगम को गाढ़ा करके शुक्राणु के प्रवेश को भी क्या करते हैं? अवरुद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परागन विधि नहीं है? तो दोस्तों, परागन विधि कौन सी नहीं है? तो अलैंगिक परागन जो है ये एक विधि नहीं है। वायु परागन, जल परागन और स्वपरागन जो है ये परागन की विधियां है। अलैंगिक परागन जो है ये विधि नहीं है। दोस्तों, परागन जो है एक लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया का हिस्सा है। अलैंगिक जनन में परागन की आवश्यकता नहीं होती। परागन हमेशा वायु, जल, जंतु या स्वपरागन जैसे माध्यमों से होता है। स्वपरागन क्या होता है? उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर होता है क्या? स्वपरागन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में जनन की वह विधि निम्न में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो उसे हम बोलते हैं क्या? अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसे? हम अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है और इसमें युग्मक निर्माण या निषेचन नहीं होता। पादपों में कायिक प्रवर्धन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। लैंगिक जनन में दो जनक को शामिल करता है, नर और मादा इसमें शामिल होते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधों के किस भाग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में जो है पौधे के तने का उपयोग किया जाता है। किसका? तने का, ठीक है। दोस्तों, रोपण में एक पौधे के तने या कलिका, जिसे सायन कहते हैं, को दूसरे पौधे के तने पर जोड़ा जाता है।
इसलिए रोपण में मुख्य रूप से तने के भाग का उपयोग होता है। रोपण का उद्देश्य क्या है? तो एक ही पौधों पर दो अलग अलग किस्मों के सर्वोत्तम गुणों को प्राप्त करना ही क्या है? रोपण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परागन परागकण से नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली का क्या कार्य करती है? तो दोस्तों ये जो है नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना। क्या करना? नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। किसका? पराग नली का। ठीक है दोस्तों, पराग नली का एकमात्र कार्य नर जनन कोशिका को वर्तिका से होते हुए बीजांड के अंदर स्थित मादा जनन कोशिका तक ले जाना है, ताकि क्या हो सके? निषेचन हो सके। पराग नली की यह वृद्धि निषेचन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉन्डम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो दोस्तों कॉन्डम जो है ये गोनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकने का भी काम करता है। किसके अलावा? गर्भ निरोधक अवरोध विधि के होने के अलावा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉन्डम एक भौतिक अवरोध है जो शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकने के साथ साथ यौन संचारित रोगों जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एचआईवी एड्स के संचरण को रोकने में भी क्या होता है? सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक विधि है। यह एकमात्र गर्भ निरोधक विधि है जो गर्भावस्था और एसटीडीएस दोनों को रोकने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सफेद फूल वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है। नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल ही निकलते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह दर्शाता है कि स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों स्टेम कटिंग तने का काटना कायिक प्रवर्धन है जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है और अनुवांशिक पुनर्संयोजन नहीं होता, इसलिए संतति नया पौधा अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है, समरूप होता है। इसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है। लैंगिक जनन बीज द्वारा जो होता है इसमें अनुवांशिक विभिन्नता लाता है। लैंगिक जनन क्या करता है? अनुवांशिक विभिन्नता लाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव में बच्चे का लिंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों मानव में बच्चे का लिंग जो है वह ताप जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं उस पर निर्भर होता है, पर्यावरणीय संकेत पे होता है, आनुवंशिक रचना पे होता है या फिर भ्रूण के भाग्य पे होता है। तो दोस्तों मानव में बच्चों का लिंग जो निर्धारित होता है वो होता है अनुवांशिक रचना के आधार पर। किस पर? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर निर्धारित होता है। दोस्तों मानव में बच्चे का लिंग अनुवांशिक रचना द्वारा निर्धारित होता है। यदि पिता के पास से आने वाले लिंग गुणसूत्र पर निर्भर, यह पिता से आने वाले लिंग गुणसूत्र पर क्या करता है? निर्भर करता है। यदि पिता का वाई गुणसूत्र आता है तो बच्चा नर होगा, यदि पिता का एक्स गुणसूत्र आता है तो बच्चा क्या होगा? मादा होगा। तापमान या पर्यावरणीय संकेत सरीसृपों जैसे कछुओं में लिंग निर्धारण करते हैं। किसमें? सरीसृपों जैसे कछुए, ये तापमान जो पर्यावरणीय संकेत है किस पे लिंग का निर्धारण करते हैं? तो ये सरीसृप हो गए, कछुए हो गए, इनका लिंग निर्धारण करते हैं तापमान और पर्यावरणीय संकेत। ठीक है, निम्न में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? तो दोस्तों गोनोरिया जो है ये यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड, न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से नहीं फैलते। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? तो बच्चे का लिंग क्या होगा? नर होगा। यदि एक्स होता तो क्या होता? मादा होता। ठीक है दोस्तों, मां से हमेशा एक्स गुणसूत्र आता है। यदि पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे की लिंग गुणसूत्र रचना एक्स वाई होगी जो नर को निर्धारित करती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो यदि पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लिंग गुणसूत्र रचना एक्स एक्स होगी जो मादा को क्या करेगी? निर्धारित करेगी। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। उसने मिट्टी में कलियों वाला आलू लगाया। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा क्योंकि आलू जो है ये कायिक प्रवर्धन कलियों द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कलियों के द्वारा होता है, आंख के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। दोस्तों आलू एक भूमिगत तना है और इसकी सतह पर छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें कलियां कहते हैं। ये कलियां कायिक प्रवर्धन की इकाई के रूप में कार्य करती है और अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म दे सकती है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों यांत्रिक रोध मैकेनिकल बैरियर जो है एक गर्भ निरोधक विधि है जो एड्स के रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है। किसके? एड्स के रोकथाम के लिए।
दोस्तों यांत्रिक रोग जैसे कॉन्डोम का उपयोग गर्भ निरोधन के साथ साथ यौन संचारित रोग जैसे एड्स के संचारण को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह शारीरिक संपर्क को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। टीबी, टाइफाइड और मलेरिया यौन संपर्क से नहीं फैलते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों एड्स के संबंध में जो कथन असत्य है, ये एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है, यही कथन क्या है, गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कथन ए असत्य है, एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता। यह रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है, जो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त या फिर सुइयों का उपयोग या गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में फैल सकता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है कौन, एचआईवी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीता गर्भवती है लेकिन उसे जंक फूड खाना पसंद है। उसके डॉक्टर ने उसे सलाद और फल खाने की सलाह दी है। इस सलाह का क्या कारण है? तो दोस्तों इस सलाह का कारण ये है कि मां के रुधिर में उपस्थित पोषक तत्व बढ़ते शिशु को क्या करते हैं, पोषण देते हैं। तो ये इस वजह से उसे सलाह दी गई है कि आप सलाद और फल खाइए करके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों कक्षा 7 के पादप चैप्टर के जनन चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको देख लेते हैं क्या था। निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है? तो एचआईवी एड्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचआईवी एड्स विषाणु एचआईवी के कारण होता है और यह यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। सिफिलिस और गोनोरिया जीवाणुजनित रोग है जो यौन संपर्क से फैलते हैं। तपेदिक जीवाणुजनित है लेकिन यौन संपर्क से नहीं फैलता। विषाणुजन्य यौन संचारित रोगों में जननांग मत्स्य और जननांग हर्पीज भी शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब मत्स्य और हर्पीज जो है ये भी विषाणुजनित रोग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर डैश होता है। दोस्तों पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है? तो हुक या खाने योग्य मांस होता है। क्या होता है? हुक या खाने योग्य मांस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीज दो प्रकार के होते हैं, जो हुक या कांटे जैसी संरचनाओं से चिपके होते हैं पशुओं के फर पर, और जो खाने योग्य मांस फल का गुदा के अंदर होते हैं। पशु फल खाते हैं और बीज को कहीं और त्यागते हैं। ठीक है, पंख या पैरासूट की बात करें तो वायु द्वारा प्रकीर्णन वाले बीजों की विशेषता है क्या? पंख या पैरासूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है बीजों के प्रकीर्णन का कारक नहीं है। बीजों का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज जनक पौधे से दूर फैलते हैं। वायु, जल और जंतु प्रकीर्णन के मुख्य कारक या फिर माध्यम है। सूर्य का प्रकाश वृद्धि के लिए आवश्यक है लेकिन यह प्रकीर्णन का कारक नहीं है। कौन? सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त होता है, इसे हम बोलते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिशन। क्या बोलते हैं इसे? हम द्विखंडन बोलते हैं। दोस्तों द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एकल कोशिका विभाजित होकर दो समान भागों में नए जीव बनाती है। अन्य फैक्टर की बात करें तो यह अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है। द्विखंडन प्रजनन की सबसे सरल विधियों में से एक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां डैश पर निर्भर करती है। तो विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां जो है ये जीवों की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जीवों की शारीरिक बनावट पर। जीवों में प्रजनन की विधि अलैंगिक या लैंगिक मुख्यतः उनकी शारीरिक बनावट और वे किस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं इस पर निर्भर करती है। सरल शारीरिक बनावट वाले जीव अक्सर अलैंगिक प्रजनन को अपनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अन्य फैक्टर के बारे में। तो प्रजनन विधि को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में पर्यावरणीय कारक और परिपक्वता की आयु शामिल है। प्रजनन प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? दोस्तों खंडन जो होता है ये केवल जो है कुछ बहुकोष के जीवों में होता है। किसमें होता है खंडन? केवल कुछ बहुकोष के जीवों में होता है खंडन। दोस्तों खंडन फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यह एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जो सरल बहुकोष की जीवों विशेषकर तंतुमय शैवाल जैसे गायरा में सामान्य होती है। इसमें जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण नए जीव में विकसित होता है। अन्य फैक्टर की बात करें दोस्तों तो खंडन जटिल बहुकोष के जीवों में संभव नहीं है क्योंकि उनकी संरचना अधिक जटिल होती है। खंडन और पुनर्जनन में यह अंतर है कि खंडन जानबूझकर प्रजनन के लिए होता है जबकि पुनर्जनन क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने पर अधिक केंद्रित होता है। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? दोस्तों खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है ये केवल सरल काय में संगठित बहुकोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? सरल काय में संगठित बहुकोशिकीय जीवों में। दोस्तों खंडन फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो केवल सरल काय में संगठित बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि स्पाइरोगारा और स्पाइरोगारा शैवाल। इन जीवों में शरीर का टूटने वाला प्रत्येक भाग एक पूर्ण जीव बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। अन्य फैक्टर की बात करें तो प्रजनन के लिए खंडन को सफल बनाने हेतु प्रत्येक खंड में सभी प्रकार की कोशिकाओं का होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों राइजोपस जो है इसे कहा जाता है ब्रेड मोल्ड। क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड कहा जाता है राइजोपस को। दोस्तों राइजोपस की बात करें तो राइजोपस एक प्रकार का कवक है जो अक्सर नमी वाले ब्रेड पर उगता है, इसलिए इसे सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, ये आपको याद रखना है। यह एक सैप्रोफाइट है जिसका अर्थ है कि यह मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? दोस्तों हाइड्रा में कली बनने का कारण है एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन। क्या? एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन जो है हाइड्रा में कली बनने का कारण है। दोस्तों हाइड्रा जो है ये मुकुलन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। इसमें शरीर की दीवार पर एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी सी वृद्धि कली या मुकुल बनती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो यह मुकुल बड़ा होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। मुकुलन ईस्ट जैसे एक कोश की जीवों में भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों राइजोपस में बीजाणु गुच्छों में उपस्थित होते हैं, इन्हें इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बीजाणुधानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बीजाणुधानी के नाम से। ठीक है दोस्तों, राइजोपस में बीजाणु एक थैली जैसी संरचना के अंदर मौजूद होते हैं जिसे बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानी के फटने पर बीजाणु हवा में बिखर जाते हैं। बीजाणुधानी को धारण करने वाली ऊर्ध्व तंतुमय संरचना को बीजाणुधर, ठीक है, बीजाणुधर कहते हैं। और बीजाणु अलैंगिक प्रजनन की इकाई है जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन जो होता है ये होता है पत्तियों की कोर पर विकसित हुए कलियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रायोफिल्म एक पौधा है जो पत्तियों की कोर पर विकसित हुए अपस्थानिक कलियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन करता है। कायिक प्रवर्धन जो है ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। कायिक प्रवर्धन क्या है? तो ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसका उपयोग कृषि में नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। आलू, तना और शकरकंद जड़ भी कायिक प्रवर्धन के उदाहरण है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुंकेसर को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वपरागन। क्या कहा जाता है? स्वपरागन कहा जाता है। ठीक है, जब पराग कणों का स्थानांतरण एक फूल के पुंकेसर से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक होता है तो इसे स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो परपरागन में पराग कणों का स्थानांतरण एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक होता है। परागन की प्रक्रिया निषेचन से पहले होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग लेशमानिया के कारण होता है? तो दोस्तों काला अजार जो है ये रोग जो है लेशमानिया के कारण होता है। दोस्तों काला अजार या विसरल लेशमानियास रोग जो है लेशमानिया डोनोवानी नामक परजीवी के कारण होता है। यह रोग बालू मक्खी के काटने से फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पौधों का निम्न में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता? तो दोस्तों फूल जो है ये कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेते। पत्तियां, तना और जड़ जो है ये कायिक प्रवर्धन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फूल पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग है और यह कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जो आमतौर पर पौधों के वनस्पतिक भागों जैसे पत्तियों, तने या जड़ों के द्वारा होता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से मातृ पौधे के समान होते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर फूल के प्रमुख प्रजनन अंग है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के दो भाग है?
तो दोस्तों पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं शुक्रवाहक और वृषण कोष। शुक्रवाहक और वृषण कोष जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली के क्या है? भाग है। ठीक है दोस्तों, शुक्रवाहक शुक्राणुओं को वृषण से ले जाता है और वृषण कोष वह थैली है जिसमें वृषण स्थित होते हैं, जहां शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ये दोनों पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा प्रजनन प्रणाली के भाग है। वृषण कोष शरीर के बाहर होता है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के आंतरिक तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है दोस्तों ये मुकुलन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। दोस्तों हाइड्रा जो है मुकुलन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें शरीर पर एक छोटा मुकुल विकसित होता है जो बाद में एक पूर्ण नए जीव के रूप में अलग हो जाता है। ईस्ट भी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये आपको याद रखना है। और मुकुलन में जनक की पहचान समाप्त नहीं होती, जबकि द्विखंडन में जनक दो भागों में विभाजित होकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकल कोशिका निम्न में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण डैश कर सकती है। तो दोस्तों एक एकल कोशिका निम्न में से एक के अलावा, किसके अलावा? तो ये राइजोपस के अलावा, किसके अलावा? राइजोपस के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है एक एकल कोशिका। दोस्तों राइजोपस की बात करें तो राइजोपस जो है एक बहुकोश की जीव है, कवक है, जिसका शरीर एक कोश की नहीं होता, जबकि जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा सभी एक कोश की जीव है और एक एकल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों राइजोपस का शरीर जो है ये कवकीय तंतुओं से बना होता है। एक कोश की जीव अपने सभी जैविक कार्य श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एक ही कोशिका के भीतर करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव बीजाणु समास प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों राइजोपस जो है ये बीजाणु समास प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइजोपस जो है ये बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। राइजोपस में सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो बीजाणुधानी में क्या होते हैं? बंद रहते हैं। बीजाणु निर्माण आमतौर पर कवक और शैवाल में पाया जाता है। लेशमानिया द्विखंडन द्वारा और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के बाद जब युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो निम्न में से क्या बनता है? दोस्तों जब निषेचन के बाद युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, यह युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। भ्रूण के साथ बीजांड बाद में बीज में विकसित हो जाता है और अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। अंडाशय द्वारा प्रति माह अनेक अंडों का उत्पादन होता है क्या? नहीं, केवल एक अंडों का उत्पादन होता है। जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, तो ये सत्य कथन है दोस्तों। एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण करती है क्या? नहीं। डिंबवाहिनी नलिका को बच्चादानी के नाम से जाना जाता है क्या? नहीं। तो बी वाला क्या है? सही कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय एक लड़की के अंडाशय में पहले से ही हजारों अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं, जिनमें से परिपक्वता के बाद ही कुछ ही विकसित होते हैं। आमतौर पर अंडाशय द्वारा परिपक्वता के बाद प्रतिमाह केवल एक अंडे का उत्पादन होता है और गर्भाशय को बच्चादानी के नाम से जाना जाता है, ना कि फेलोपियन ट्यूब को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कवक में ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं हैं जो जनन में सम्मिलित होती है? तो दोस्तों ये है हमारी बीजाणुधानी। कौन सी? बीजाणुधानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कवक जैसे राइजोपस में जनन में सम्मिलित ऊर्ध्व तंतुओं पर स्थित गोल संरचनाएं बीजाणुधानी कहलाती है। इन संरचनाओं के अंदर बीजाणु विकसित होते हैं जो अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो इन संरचनाओं को ऊर्ध्व रूप से धारण करने वाले तंतुओं को हाइफे कहते हैं। ये संरचनाएं अलैंगिक प्रजनन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोष की जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक कोष की जीवों के द्वारा जो है केवल विखंडन का उपयोग किया जाता है। किसका? विखंडन का। ठीक है दोस्तों, एक कोष की जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके द्वारा जनन की सबसे सामान्य और विशिष्ट विधि विखंडन है। विशेष रूप से द्विखंडन इसे हम बोलते हैं। हालांकि ईस्ट एक कोष की जीव है लेकिन मुकुलन का उपयोग करता है, लेकिन दिए गए विकल्प में सबसे सामान्य तरीका क्या है? विखंडन है। ठीक है, बात करें प्लाज्मोडियम की तो प्लाज्मोडियम जैसे कुछ एक कोष की जीव बहुविखंडन का भी उपयोग करते हैं। विखंडन में जनक शरीर विभाजित होकर नए जीव बनाता है। क्या बनाता है विखंडन में?
विखंडन में जनक शरीर जो होता है ये विभाजित होकर नए जीव बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही कथन जो है वो है परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। ये जो कथन है क्या है? सही कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर जो होती है वो मंद होने लगती है, जबकि यौन परिपक्वता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों परिपक्वता वह अवधि है जब प्रजनन ऊतक परिपक्व होते हैं और शरीर यौन प्रजनन के लिए क्या होता है? तैयार होता है। लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग जनन कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस एकक कोश की जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? तो यह है दोस्तों लेशमानिया। लेशमानिया एक कोश की जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है। तो लेशमानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेशमानिया जो है एक कोश की प्रोटोजोआ है जिसकी कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना कशाभिका होती है। इसे द्विआधारी विखंडन बाइनरी फिशन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है जो इसके कशाभिका की स्थिति से क्या होता है? संबंधित होता है। दोस्तों अमीबा में विखंडन किसी भी तल में हो सकता है। लेशमानिया जो है काला आजार रोग का कारण बनता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पुनर्जनन के संबंध में जो सही कथन है वो है पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। यही कथन क्या है? हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुनर्जनन और प्रजनन समान नहीं है। पुनर्जनन मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, जबकि प्रजनन का उद्देश्य नई संतान पैदा करना है। कुछ जीव जैसे प्लेनेरिया अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से नए जीव विकसित कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी प्रजनन की मुख्य विधि नहीं है। दोस्तों सभी जीव पुनर्जनन की क्षमता प्रदर्शित नहीं करते या केवल आंशिक रूप से, जैसे छिपकली की पूंछ, प्रदर्शित करते हैं। पुनर्जनन की क्षमता कोशिकाओं की उस प्रकार की विशेषज्ञता पर निर्भर करती है जो खोई हुई कोशिकाओं को बदल सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं? तो दोस्तों एड्स और सुजाग जो है, एड्स और सुजाग जो है ये जीवाणु संक्रमण यौन ये बोल रहा है जीवाणु संक्रमण। तो दोस्तों सुजाग और सिफिलिस जो है ये जीवाणु के संक्रमण से होते हैं। एड्स तो जो होता है ये वायरस के संक्रमण से होता है। किसके? वायरस के। तो ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुजाग, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों जीवाणु के कारण होने वाले यौन संचालित संक्रमण है। सुजाग निसेरिया, गोनोरिया और सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेलिडम के कारण होता है। एड्स एक विषाणु संक्रमण है। सुजाक और सिफिलिस का एंटीबायोटिक दवाइयों में इलाज संभव है। एड्स का इलाज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से किया जाता है, लेकिन यह ठीक नहीं होता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। यही कथन क्या है? हमारा गलत कथन है। दोस्तों इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभार कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। सत्य कथन है। लेशमानिया में विखंडन एक निर्धारित तल में होता है। ये भी सत्य कथन है। और अमीबा में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। तो ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा विभाजित नहीं होता, बल्कि बहुखंडन द्वारा एक साथ कई संतति कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। द्विखंडन केवल दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ईस्ट में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। लेशमानिया में विखंडन निर्धारित तल में होता है। तो कथन बी और कथन सी क्या है? हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? उभयलिंगी पुष्प तरबूज? नहीं। उभयलिंगी पुष्प पपीता? नहीं। एक लिंगी पुष्प सरसों? नहीं। एक लिंगी पुष्प तरबूज? हाँ, तरबूज जो होता है ये एक लिंगी पुष्प है। ठीक है दोस्तों, तरबूज जो है एक लिंगी पुष्प है, जिसका अर्थ है कि एक फूल में या तो पुंकेसर नर भाग होगा या स्त्रीकेसर मादा भाग मौजूद होता है, लेकिन दोनों नहीं। सरसों एक कैसा पुष्प है? तो उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प की बात करें दोस्तों तो उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही फूल में मौजूद होते हैं। जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये उभयलिंगी पुष्प है। पपीता भी कैसा पुष्प है? तो एक लिंगी पुष्प का एक उदाहरण है पपीता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है?
तो दोस्तों परिपक्व होकर फल कौन बनता है? तो अंडाशय जो है दोस्तों ये वृद्धि करता है और परिपक्व होकर क्या बनता है? फल बनता है। और बीजांड क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडाशय वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल में विकसित होता है, जबकि बीजांड में बीज में विकसित हो जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो परागकोश परागकण उत्पन्न करता है, जबकि वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है। कुछ फलों में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन भी फल बनने में भाग लेते हैं, जैसे सेब। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मादा युग्मक। क्या बोलते हैं उसे हम? मादा युग्मक बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में मादा युग्मक या अंडाणु आमतौर पर बड़ा होता है और उसमें निषेचन के बाद भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए आवश्यक भोजन का भंडार संचित होता है। इसके विपरीत नर युग्मक शुक्राणु आमतौर पर छोटा और गतिशील होता है। नर युग्मक शुक्राणु निषेचन के लिए आवश्यक आनुवांशिक सामग्री ले जाता है। मादा युग्मक का भंडारण उसे गतिहीन बना देता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही मिलान की पहचान कीजिए। जीवाणु संक्रमण मत्स्य से होता है क्या? नहीं, मत्स्य जो होता है ये वायरल संक्रमण है, तो पहला तो गलत। जीवाणु संक्रमण मत्स्य होते हैं क्या? नहीं। जीवाणु संक्रमण गोनोरिया हाँ और सिफिलिस होते हैं। ठीक है। वायरल संक्रमण मत्स्य और एचआईवी एड्स, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों जीवाणु संक्रमण गोनोरिया और सिफिलिस है। विषाणु संक्रमण मत्स्य और एचआईवी एड्स है। जीवाणु संक्रमण का उपचार अक्सर एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जा सकता है, जबकि विषाणु संक्रमण के लिए अक्सर एंटीवायरल दवाएं या टीकाकरण आवश्यक होते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन की निम्न में से किस विधि में यदि जीव को कई खंडों में काट दिया जाता है तो इनसे ही कई खंड अलग अलग जीवों में विकसित होते हैं? तो इसे हम बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं इसे हम? पुनर्जनन बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों पुनर्जनन एक ऐसी अलैंगिक प्रक्रिया है जहां यदि जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक पूर्ण नया जीव विकसित करने की क्षमता रखता है। यह क्षमता प्लेनेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में प्रमुखता से पाई जाती है। पुनर्जनन की बात करें तो पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो प्रसारित होती है और विभेदीकरण द्वारा आवश्यक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए। दोस्तों स्पाइरोगायरा में प्रजनन कौन सी विधि से होता है? तो खंडन विधि से होता है। किस विधि से? खंडन विधि से। दोस्तों स्पाइरोगायरा एक तंतुमय शैवाल है जो खंडन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। इसमें तंतु छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। खंडन केवल सरल बहुकोश की जीवों में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। स्पाइरोगायरा खंडन विधि द्वारा प्रजनन डैश में देखा जाता है। दोस्तों स्पाइरोगायरा खंडन विधि द्वारा प्रजनन जो है ये स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। मतलब खंडन विधि द्वारा प्रजनन किसमें की देखा जाता है? तो स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। ठीक है। दोस्तों खंडन विधि द्वारा प्रजनन स्पाइरोगायरा नामक तंतुमय शैवाल में देखा जाता है जहां इसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, अमीबा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन देखा जाता है? तो खंडन, कौन सा? फ्रेगमेंटेशन जो है स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुकुलन जो है दोस्तों ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ये आपको याद रखना है। द्विखंडन अमीबा और लेशमानिया में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। किस सरल बहुकोश की जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है? तो यह है राइजोपस। राइजोपस सरल बहुकोश की जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो दोस्तों हाइड्रा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? तो दोस्तों ऊंचाई में वृद्धि जो है ये किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों
यह केवल किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है, यह बचपन में भी होता है, लेकिन प्रश्न का निर्माण भ्रमित करने वाला है। अन्य विकल्प ए, सी, डी यौन परिपक्वता से संबंधित है और किशोरावस्था के लिए क्या है, अधिक विशिष्ट है। ठीक है। अन्य फैक्ट की बात करें तो किशोरावस्था की शुरुआत में शरीर के आकार और अनुपात में परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत यौवन से शुरू होती है। किससे? यौवन से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में विकसित होता है। दोस्तों पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है ये किसमें विकसित होता है? तो फल में विकसित होता है। किसमें? फल में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल में विकसित होता है। बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है, ये आपको याद रखना है। और फल का मुख्य कार्य बीजों की रक्षा करना और उनके प्रकीर्णन में क्या करना? मदद करना होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? दोस्तों मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के एक युग्मक उपस्थित होते हैं। कितने? एक युग्मक। दोस्तों मनुष्य में कुल 23 युग्मक जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 युग्मक अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं और एक युग्मक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो मादा में लिंग गुणसूत्र XX समयुग्मक होते हैं, जबकि नर में XY विषम युग्मक होते हैं। प्रत्येक युग्मक जो है प्रत्येक युग्मक में एक गुणसूत्र माता से और दूसरा पिता से आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एक कोश की जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो दोस्तों ये है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजित होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है बहुखंडन नामक अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करता है। इसमें जनक कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजित होता है, जिससे एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अमीबा और लिस्मानिया मुख्य रूप से द्विखंडन द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्मित है? दोस्तों कंडोम यांत्रिक प्रतिरोधक है क्या? हाँ, कंडोम क्या होता है? यांत्रिक प्रतिरोधक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्डोम एक यांत्रिक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से शारीरिक रूप से क्या करता है? रोकता है। गर्भ निरोधक गोलियां हार्मोन असंतुलन अंडाणु के उत्पादन को रोककर द्वारा कार्य करती है। कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी एक गर्भाशय युक्ति है जो निषेचन को रोकने के लिए गर्भाशय में डाली जाती है। नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जो गर्भधारण को स्थायी रूप से क्या करती है? रोकती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में निषेचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों पौधों में निषेचन के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ क्या करती है? संलयन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों निषेचन के दौरान पराग कणों द्वारा पराग नलिका के माध्यम से पहुंचाई गई नर जनन कोशिका बीजांड के अंदर मौजूद मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? जायगोट का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत कथन का चयन कीजिए। अनेक रोग यौन संचारित हो सकते हैं। मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? नहीं दोस्तों, ये मत्स्य जो होते हैं ये वायरस जनित रोग है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, सत्य बात है। सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये क्या है? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है। स्पोंजिया ब्लॉब में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो अक्सर राइजोपस जीवों में विकसित हो सकते हैं। इसे अलैंगिक प्रजनन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीजाणु निर्माण की वजह से अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है। स्पोंजिया ब्लॉब बीजाणुधानी में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो अक्सर राइजोपस जीवों में क्या होते हैं? विकसित हो सकते हैं। यह वर्णन राइजोपस में होने वाले बीजाणु निर्माण को संदर्भित करता है। दोस्तों अन्य फैक्ट की बात करें तो बीजाणु हल्के होते हैं और हवा के माध्यम से आसानी से दूर स्थानों तक फैल जाते हैं। राइजोपस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए मोटी दीवार वाले बीजाणुओं का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुकोश की जीव स्पाइरोगाया सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं खंडन। क्या बोलते हैं इसे हम? खंडन इसे हम बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह प्रक्रिया खंडन फ्रेगमेंटेशन कहलाती है।
यह स्पाइरोगैरा जैसे सरल बहुकोश की जीवों में अलैंगिक प्रजनन की एक सामान्य विधि है, जहां परिपक्व होने पर जीव का तंतु छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक पूर्ण नया जीव बनाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो खंडन और पुनर्जनन में अंतर है। खंडन प्रजनन की एक प्राकृतिक विधि है, जबकि पुनर्जनन क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने की क्षमता है। खंडन बहुखंडन से भिन्न है, जो एक कोष की जीवों में होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है? इस बीच पंखुड़िया, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर सकते हैं। तो ये है हमारा अंडाशय। अंडाशय जो है दोस्तों, ये निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड विकसित होकर क्या बनते हैं? तो बीज बनते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों जायांग जो है ये पुष्प का मादा प्रजनन अंग है, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का एक संकेत नहीं है? तो दोस्तों ये है आवाज का फटना। आवाज का फटना जो है ये लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रजोधर्म का शुरू होना लड़कियों में प्रजनन परिपक्वता का सबसे स्पष्ट संकेत होता है। ठीक है, किसका? रजोधर्म का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में बीजाणु समासंग देखा जाता है? तो बीजाणु समासंग जो है दोस्तों ये राइजोपस में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? राइजोपस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजाणु समासंग या बीजाणु निर्माण राइजोपस नामक कवक में देखा जाता है। इसमें बीजाणु बीजाणुधानी नामक गोलाकार संरचनाओं के भीतर बनते हैं। अमीबा और पैरामीशियम द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं और प्लाज्मोडियम जो है बहुखंडन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभ 1 और 2 का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दोस्तों अपरा क्या करता है? अपरा जो है ये पोषण करता है। डिंब वाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। गर्भाशय में क्या होता है? अंतररोपण होता है। तो तीनों क्या है? आपस में मिले हुए हैं। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सी वाला। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा वाला। ठीक है दोस्तों, अपरा की बात करें प्लेसेंटा की, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। डिंब वाहिनी वह स्थान जहां निषेचन होता है। गर्भाशय निषेचित अंडाणु गर्भाशय की दीवार में अंतररोपण करता है और भ्रूण का विकास यही होता है। तो अंतररोपण जो है गर्भाशय से संबंधित है। ठीक है, अन्य फैक्ट की बात करें तो अपरा भ्रूण के अपशिष्ट को हटाने में भी मदद करती है। डिंबवाहिनी नलिका को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पुनरुद्भवन पुनर्जनन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करता है, ये क्या है? गलत कथन है। अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अमीबा में प्रजनन की मुख्य विधि द्विखंडन बाइनरी फिशन है। हालांकि सभी जीवों में किसी न किसी स्तर की पुनर्जनन क्षमता होती है, लेकिन प्लेनेरिया की तरह अमीबा में पुनर्जनन एक प्रमुख या विशिष्ट विशेषता नहीं है। अमीबा के संदर्भ में या प्रजनन के लिए द्विखंडन को ही प्रमुखता से क्या होता है? दर्शाया जाता है। दोस्तों पुनर्जनन की सबसे उल्लेखनीय क्षमता प्लेनेरिया में देखी जाती है। पुनर्जनन के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं विभेदित नहीं होती या स्टेम सेल की तरह कार्य करती है। इसके तरह ये या स्टेम सेल की तरह ये कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनन विधि के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? हाइड्रा मुकुलन के द्वारा करता है, सत्य है। स्पाइरोगारा खंडन के द्वारा करता है, सत्य है। अमीबा द्विखंडन करता है, सत्य है। ब्रायोफाइलम बीजाणु निर्माण नहीं दोस्तों, ब्रायोफाइलम जो है ये बीजाणु निर्माण से नहीं करता, बल्कि कायिक प्रवर्धन के माध्यम से क्या करता है? प्रजनन करता है। बीजाणु निर्माण के द्वारा कौन करता है? तो राइजोपस करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ब्रायोफाइलम पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है, जबकि बीजाणु निर्माण कवक जैसे राइजोपस और कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में होता है। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन, स्पाइरोगारा खंडन और अमीबा विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, जो सभी अलैंगिक प्रजनन की क्या है? विधियां है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव बहुखंडन दर्शाता है? तो दोस्तों बहुखंडन दर्शाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेशमानिया की बात करें तो अमीबा लेशमानिया और अमीबा द्विखंडन दर्शाते हैं। ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन दर्शाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्न में से किस में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, ये हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? तो अमीबा में दोस्तों जो है विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह डैश कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है पुनरुद्भवन रीजनरेशन। क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी जीव के शरीर के कटे हुए भागों से पूर्ण नए जीव का विकास करना पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन कहलाता है। यह क्षमता प्लेनेरिया और हाइड्रा में बहुत अधिक होती है। पुनर्जनन कोशिकाओं के प्रसार और विभेदीकरण पर निर्भर करता है। खंडन भी एक अलैंगिक विधि है, लेकिन यह प्राकृतिक प्रजनन है, जबकि पुनर्जनन क्षतिपूर्ति की क्षमता भी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता? तो दोस्तों ये है हमारा बीज। बीज का उपयोग जो है ये कायिक प्रवर्धन के लिए नहीं किया जाता। पत्तियां, जड़ और तनु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए। अंडाशय में क्या होता है दोस्तों? अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण करता है। अंडाशय पहले का क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी जो है ये निषेचन होता है अंडवाहिनी में, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। गर्भाशय की बात करें तो क्या होता है गर्भाशय में? गर्भाशय में होता है दोस्तों अंतररोपण। क्या होता है गर्भाशय में? तो अंतररोपण होता है, तो बी से कनेक्ट हो जाएगा। और गर्भनाल की बात करें तो गर्भनाल में क्या होता है? तो बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है गर्भनाल, तो चौथे का सी वाला हो जाएगा। तो डी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडाशय मादा युग्मकों अंडाणु का निर्माण करता है। अंडवाहिनी वह स्थान जहां निषेचन होता है। अपरा प्लेसेंटा बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। और वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु, नर युग्मक और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राइजोपस का एक जनन अंग नहीं है? तो दोस्तों राइजोपस का जनन अंग कौन सा नहीं है? तो कवक तंतु जो है राइजोपस का जनन अंग नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परागकण से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने वाली नली किसके माध्यम से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये गुजरती है वर्तिका के माध्यम से। किससे होकर गुजरती है? वर्तिका के माध्यम से होकर गुजरती है। परागकण वर्तिका पर गिरते हैं, वहां से परागकण एक पराग नली का निर्माण करते हैं जो वर्तिका के माध्यम से नीचे की ओर बढ़ते हुए अंततः अंडाशय में पहुंचती है। वर्तिका वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक अंडाशय में प्रत्येक माह कितने अंडे उत्सर्जित होते हैं? तो एक अंडा उत्सर्जित होता है दोस्तों प्रत्येक अंडाशय में प्रत्येक माह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य तौर पर यौन परिपक्वता यौवन के बाद प्रत्येक माह एक अंडाशय बारी बारी से केवल एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। तो यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। यह चक्र लगभग 28 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 28 दिनों तक। ठीक है, पौधों के निम्न में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन में किसका उपयोग करते हैं? तो पत्तियों और तना का उपयोग करते हैं कायिक प्रवर्धन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कायिक प्रवर्धन में पौधों के वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों का उपयोग नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है। दिए गए विकल्पों में पत्तियां और तना साथ ही जड़ें कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त होते हैं। केले और आलू में तना कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ब्रायोफाइलम में पत्तियां कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से द्विलिंगी फूल का चयन कीजिए। तो द्विलिंगी फूल कौन सा है दोस्तों? तो सरसों जो है ये द्विलिंगी फूल है। पपीता, तरबूज ये एक लिंगी फूल होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सरसों एक द्विलिंगी उभय या उभयलिंगी फूल है, जिसका अर्थ है कि एक ही फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। पपीता, कद्दू और तरबूज जो है ये एक लिंगी फूलों के उदाहरण है। द्विलिंगी फूलों में स्वपरागन की संभावना अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा आप जितने धीरे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो गले में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हम आपको थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। गले में थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा सा, इसलिए हम आपको थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको समझिएगा। ठीक है, वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन डैश के माध्यम से होता है। तो दोस्तों वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन जो है ये शुक्रवाहक वास डिफरेंस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? शुक्रवाहक वास डिफरेंस के माध्यम से। ठीक है ना, वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहक नामक नलिका के माध्यम से होता है, जो शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में ले जाती है। शुक्राशय वीर्य का द्रव भाग बनाता है, जो शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण नए जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं इसे? हम पुनर्जनन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन उपयुक्त वर्तिकाग्र पर परागकण से पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। ये क्या है? कथन हमारा सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधों की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती? तो दोस्तों पपीता जो है ये कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करता। गन्ना, केला और गुलाब जो है ये कायिक प्रवर्धन के माध्यम से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। दोस्तों पपीता मुख्य रूप से बीज के माध्यम से लैंगिक प्रजनन करता है। गन्ना, केला, गुलाब को आमतौर पर कायिक प्रवर्धन क्रमशः तना, प्रकंद और कलमों द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि यह विधि तेज होती है और आनुवांशिक रूप से समान पौधे पैदा करती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो कायिक प्रवर्धन फूलों और बीजों के बिना पौधों के वानस्पतिक भागों का उपयोग करके नए पौधों का क्या है? उत्पादन होता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रायोफिल्म पत्ती के किनारों के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादप के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं इसे? हम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निषेचन के बाद निम्न में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है जो धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और युग्मनज को बार बार विभाजित होकर उसके भीतर एक भ्रूण बनाता है? तो यह है दोस्तों हमारा बीजांड। बीजांड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुछ बहुकोषीय जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा से एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं किस नाम से? खंडन, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खंडन, फ्रेगमेंटेशन के नाम से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों का निम्न में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता? तो दोस्तों ये है फूल। फूल जो है कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है। जड़, तना, पत्तियां कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो ये है दोस्तों डिंब वाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब जो है ये अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिंब वाहिनी नली, जिसे अंडवाहिनी भी कहते हैं, यह वह मार्ग है जो अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है और निषेचन भी आमतौर पर इसी नली में होता है। गर्भाशय को बच्चादानी भी कहा जाता है, जहां भ्रूण क्या होता है? विकसित होता है। अपरा गर्भावस्था के दौरान विकसित होती है। कौन? प्लेसेंटा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों में यदि डैश को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया गया तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकेगा? तो यह है शुक्रवाहक। वास डिफरेंस को यदि शल्य चिकित्सा के द्वारा काट दिया जाता है तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? दोस्तों नर जनन तंत्र से संबंधित जो कथन सही है वो क्या है? वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। यही कथन क्या है? हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है तो दोस्तों और परिपक्व होकर फल बनता है? तो पुष्प का वह भाग जो वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है उसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? उसे हम अंडाशय बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के परिरूपांतरित होता है? तो ये है बीजांड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।